रोमांटिक एज आने का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि बहुत से रीजंस थे। इसमें से एक कारण था ये एनलाइटनमेंट की एज ने समाज को कुछ ज्यादा ही सिविलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और गांव के इलाके से लोग शहरों की तरफ जाने लगे। गांव में आबादी कम होने लगी, शहरों में जा जा के लोग बसने लगे, कच्ची बस्तियां बनने लगी, बीमारियां फैलने लगी, लोग बीमार होने लगे। तो ये चीज ने रोमांटिक पोइट्स को मजबूर कर दिया नेचर पर लिखने के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई थी, जैसे अमेरिका आजाद हो गया था इस वक्त, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इस वक्त, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे किंग जॉर्ज थर्ड का पागलपन एक कारण था जिसकी वजह से अमेरिका आजाद हो गया। जॉर्ज थर्ड की नाक के नीचे अमेरिका आजाद हो गया और इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। तो पोइट्स ने सोचा, इस टाइम के रोमांटिक पोइट्स ने सोचा कि क्या कारण है ये सब हो रहा है, हिस्ट्री में ये सब हो रहा है। तो इन्होंने पाया कि ये रीजंस की एज की वजह से समाज से इमोशंस गायब हो गए हैं, तो इमोशंस ताने पड़ेंगे। इसलिए इनको इंस्पिरेशन मिली ये रोमांटिक पोएट्री लिखने की। इसलिए दोस्तों, इन पोएट्स की मेन थीम होती थी नेचर, ताकि इंसान को वापस नेचर के पास ले जाया जा सके। वो जो दूर हो गया नेचर से, उसको वापस नेचर के पास ले जाया जा सके। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, रोमांटिक एज के शुरू होने से पहले कई सारे ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने नेचर पर लिखना पहले से ही शुरू कर दिया था, जिन्हें हम ग्रेवयार्ड पोएट्स बोलते हैं। दोस्तों, उनके अलावा रॉबर्ट बर्न और विलियम ब्लेक जैसे बड़े पोएट्स थे। कोई भी एज शुरू होने से पहले पास्ट में बहुत सारे उस पर प्रयास होते हैं, तब जाकर वो चीज शुरू होती है। तो 1798 में एकदम से तो रोमांटिक एज शुरू नहीं होगी, उससे पहले कई सारे पोएट्स ने लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम है विलियम ब्लेक का। दोस्तों, विलियम ब्लेक के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि इनको अपने लाइफ टाइम में कोई भी फेम नहीं मिली, कोई ज्यादा फेम नहीं मिली, लेकिन आज इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये क्या शानदार पोएट थे। इन्होंने 1789 में अपनी बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को पब्लिश करवाया और 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को। और दोस्तों, इस वक्त तक फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रोमांटिक पोएट्स पर बहुत प्रभाव डाला। दोस्तों, इस टाइम की जो पोएट्री होती थी उसमें सबसे जरूरी चीज थी लैंडस्केप, कि लैंडस्केप कैसा हो पोएट्री का। एक पोएट अपनी पोएट्री में कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट शामिल कर रहा है या नहीं। रीजन से ज्यादा इस एज में इमेजिनेशन पर फोकस किया गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रोमांटिक पोएट्स को इंस्पायर किया। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलरिज की मुलाकात हुई 1795 में। 3 साल बाद इनका एक वर्क लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ 1798 में। ये कलेक्शन था दोस्तों, पोएम्स का कलेक्शन था, जिसमें ज्यादातर पोएम्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ की और एस्ट्री कॉलरिज की कुछ कम पोएम्स थी। इसमें शामिल थी कुछ बड़ी बड़ी पोएम्स, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, टिंटन एबे और ऑटोबायोग्राफी प्रेल्यूड्स भी। दोस्तों, 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने से इस रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात कि इस टाइम पर जो रोमांटिक पोएट्स थे उनको कहा जाता था लेक पोएट्स। लेक पोएट्स मतलब इन लेक पोएट्स में एस्ट्री कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ भी शामिल थे और रॉबर्ट साउदी भी शामिल थे। और दोस्तों, वॉल्टर स्कॉट भी इस टाइम के मोस्ट फेमस पोएट थे। वॉल्टर स्कॉट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम लोग इनकी बात करते हैं। दोस्तों, इनको लेक पोएट्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सारे पोएट्स ऐसी जगह पर रहते थे, इंग्लैंड में ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर लेक्स हुआ करती थी, झीलें हुआ करती थी, इसलिए इनको लेक पोएट्स कहा जाता है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है दोस्तों, रॉबर्ट साउदी के बारे में मैं आपको बताऊं। रॉबर्ट साउदी अपने टाइम के बहुत ही फेमस पोएट थे, यानी कि ये 30 सालों तक इस टाइम पर पोएट लॉरिएट रहे थे। लेकिन इनकी इस फेम को ग्रहण लगाया वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने। मैं आपको बताऊं कि वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट साउदी के बाद में पोएट लॉरिएट बने थे और वर्ड्सवर्थ के बाद में विक्टोरियन एज में टेनिसन बन गए थे पोएट लॉरिएट। और दोस्तों, इस टाइम पर विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब भी थे। ये दोनों अच्छे दोस्त थे विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के। दोस्तों, विलियम हैजलिट जो शेक्सपियर के प्लेस के कैरेक्टर्स का क्रिटिसिज्म करते थे और उन्हीं की क्रिटिसिज्म के लिए ये बहुत जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो पोएट्स थे इनको रोमांटिक पोएट्स की फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। इनके बाद में आई थी रोमांटिक पोएट्स की सेकंड जनरेशन,
लेकिन उनको बताने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस टाइम की बहुत ही कमाल की नोवेलिस्ट जेन ऑस्टन को। दोस्तों, जेन ऑस्टन इस रोमांटिक पीरियड की मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेलिस्ट है। इनकी नोवेल्स बहुत ही आयरनिक होती थी, छोटी छोटी बारीकियों को देखती थी और 18th सेंचुरी की नोवेल्स पर सवाल करती थी। दोस्तों, जेन ऑस्टन जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखती थी उसी पर नोवेल लिख देती थी। इनकी नोवेल्स में आपको कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी इनकी नोवेल्स बहुत ज्यादा पढ़ी जाती थी। शेक्सपियर के बाद में ये बहुत ही ज्यादा पढ़े जाने वाली नोवेलिस्ट थी। हालांकि शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पढ़े जाने वाली नोवेलिस्ट थी, क्योंकि ये सिंपल लिखती थी लेकिन कमाल का लिखती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। जेन ऑस्टन ने सबसे पहला अपना वर्क लिखा था नॉर्थएंगर एबे, और 1803 में इस नोवेल को एक पब्लिशर को दिया पब्लिश करवाने के लिए, लेकिन 1818 तक इसे पब्लिश नहीं करवाया गया। ऐसे ही दोस्तों, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, इनमें से कई नोवेल्स को छापने के लिए पब्लिशर से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर लड़कियां अपने वर्क्स को इतना ज्यादा नहीं छपवाती थी। तो जेन ऑस्टन को इतनी फेम उनकी डेथ के बाद नहीं मिली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जेन ऑस्टन के बहुत से वर्क्स हैं जिनको जला दिया गया था, शायद उनकी सिस्टर ने। इसके बाद दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पार्ट्स को, जिसमें लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स और पीबी शेले आते हैं। हालांकि लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स और पीबी शेले से उम्र में भी बड़े थे और उनको फेम भी अच्छी खासी मिली थी अपने टाइम पर। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 19th सेंचुरी की शुरुआत के 20 सालों में इन तीनों ने पोएट्री लिखी। लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स और पीबी शेले ने। इन तीनों में दो चीजें सिमिलर थी। सबसे पहले तो ये तीनों बहुत ही कम उम्र में इन तीनों की डेथ हो गई थी। दूसरा, ये तीनों बहुत ही हैंडसम थे। जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने अपनी लिरिकल बैलेट्स पब्लिश करवाई होगी, तब ये तीनों शायद स्कूल में रहे होंगे। लेकिन जब ये तीनों सेकंड जनरेशन के पोएट्स जब मैदान में आए, तो इन्होंने लेक पोएट्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इन्होंने रोमांटिसिज्म को एक नए सिरे से बताना शुरू किया। इन्होंने डायरेक्टली वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन किए। लॉर्ड बैरन तो दोस्तों अपने टाइम का जीनियस था, लेकिन शेले और कीट्स इन दोनों को भी इनकी डेथ के बाद में ही फेम मिली थी। दोस्तों, शेले ने अपने बहुत ही फेमस वर्क्स लिखे थे, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, और कीट्स की डेथ पर एक एलेजी लिखी थी, एडोनाइस। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड की फेमस सोनेट है ऑज़िबैल्डियस। मैंने आपको बताया कि लेकिन इसकी लाइफ टाइम में इसको कोई ज्यादा फेम नहीं मिली, लेकिन आने वाले पोएट्स के लिए जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम बटलर येट्स, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन बन गया। दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं आपको और बताऊं कि शेले की वाइफ थी मैरी शेले। मैरी शेले ने भी एक नोवेल लिखी थी फ्रैंकेनस्टीन, जो कि एक गॉथिक और साइंस फिक्शन नोवेल थी। दोस्तों, वाकई बहुत ही पॉपुलर हुई ये नोवेल। और दोस्तों, जहां तक बात की जाए जॉन कीट्स की, तो उन्होंने भी ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ ग्रीसियन अर्न और टू ऑटम, दोस्तों ये पोएम्स लिखी, जिन्होंने कीट्स को बहुत ही मेजर रोमांटिक पोएट बना दिया अपनी एज का। और दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं वाल्टर स्कॉट के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, वाल्टर स्कॉट पोएट्री लिखने के साथ साथ नोवेल्स भी लिखा करते थे। ये स्कॉटिश नोवेल्स भी लिखा करते थे, इंग्लिश नोवेल्स भी लिखा करते थे। ये एक हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट थे, यानी कि हिस्ट्री पर लिखा करते थे। दोस्तों, इनके बारे में आपको बता दूं कि इनके सारे वर्क्स क्लासिक्स हैं, स्कॉटिश लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो 1937 में जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दे पर बैठी, वो जब इंग्लैंड की क्वीन बनी, तब से इस एज को खत्म माना जाता है।